नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल टीवी के इस संस्करण में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज इस एपिसोड में मैंने आपके लिए 7 न्यूज स्टोरीज को सिलेक्ट किया है। मैं देख रहा था कि किन स्टोरीज पे चर्चा की जाए, किन कहानियों पर चर्चा की जाए। तो कई सारी स्टोरीज के बीच में जो पिछले आपसे मैं तकरीबन 15-20 दिन बाद मिल रहा हूँ, तो पिछले 15-20 दिनों में जो घटनाएं हुई उनमें से मैंने 7 स्टोरीज सेलेक्ट की हैं। देखिए, घटनाएं काफ़ी हो गई। रूस के 30-40 साल के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। चीन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश एंशियंट टाइम से, ऐतिहासिक काल से उसका हिस्सा रहा है और भारत बिना किसी वजह के अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार साबित करने की कोशिश करता है। उसने तो 30 जगहों के नाम भी बदल दिए। प्रधानमंत्री ने श्रीलंका को इंदिरा गांधी सरकार ने एक द्वीप, आइलैंड दे दिया था, उस पर सवाल उठाए। और कल ही दलाई लामा का, जो चीन से 31 मार्च को ही एग्जाइल हुए थे, शायद 1959 में, घोड़े खच्चरों पर उनके साथ के जो अनुयायी थे वो भारत आए थे। कई सारी घटनाएं हुई, इन्हीं पर प्रकाश डालने की कोशिश। मॉस्को के क्रोकस कंसर्ट हॉल में पहले हम ये समझते हैं रशिया बाकी अन्य देशों से अलग कैसे है, वहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी कैसी है और वहाँ मनोरंजन के साधन कैसे हैं। मूवीज वहाँ दिखाई जाती हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं, लेकिन लोगों में थिएटर और बैले ज़्यादा फेमस है। तो ऐसे ही एक बैले चल रहा था, क्रोकस कंसर्ट हॉल, जो मॉस्को का बहुत ही फेमस कंसर्ट हॉल है। और अचानक ही 7 से 8 आतंकवादी वहाँ घुस आए AK-47 लेकर और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे, बमों से अटैक करने लगे, जिसमें करीब 150 लोग मारे गए अभी तक की जो रिपोर्ट है, और सैकड़ों से भी ज़्यादा घायल। व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने ये कहा, स्वयं प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा कि हमें मालूम है आतंकवादी कौन है, लेकिन हमें ये तलाशना है कि किसके कहने पर वो वहां आए। मैंने प्रेसिडेंट पुतिन को अब तक सिर्फ 7 चिट्ठियां लिखी हैं। 7वीं मैंने आतंकवादी हमले के बाद लिखी। मेरी जो एनालिसिस कहती है वो ये है, और जिसको मैंने लिखा है इसमें, कि सबसे पहले तो रशिया को समझना पड़ेगा कई सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज भी रशिया का हिस्सा है। जैसे जॉर्जिया है, जो करीब 10-12-16 साल पहले रूस का हिस्सा बना। ऐसे बहुत सारे देश हैं। रिपब्लिक ऑफ इंगुशेटिया है, जहां इस्लाम के मानने वाले लोग रहते हैं, जनसंख्या बहुत ही कम है, और FSB और रशियन आर्मी वहां तैनात रहती है। उसका पड़ोसी देश एक तजाकिस्तान है, एक कजाकिस्तान है। यहाँ सभी बहुतायत में इस्लाम फॉलो किया जाता है। मस्जिदें दिखाई देंगी आपको, वहाँ जाएंगे आप तो। और ऐसे ही सुदूर पूर्वी इलाके में भी रशिया के कई सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, लेकिन वो रशियन फेडरेशन का हिस्सा हैं।
रशिया एक देश नहीं है, मेरी ओपिनियन में एक महादेश है, एक कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं, जो दुनिया के दो कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, एशिया और यूरोप। जो यूरोप वाला हिस्सा है वो ज़्यादा मॉडर्न है, वहाँ अंग्रेज़ी लोग समझते हैं, जैसे यूराल का हुआ हिस्सा, जॉर्जिया का हिस्सा हुआ, यूक्रेन से सटा हुआ जो इलाका है। और पूर्वी रूस में अगर हम चले जाएं, जहाँ ज़्यादातर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, इक्का दुक्का लोग दिखाई देते हैं, वहाँ रशियन और वहाँ की लोकल लैंग्वेजेज, कई सारी लैंग्वेजेज रशिया में बोली जाती हैं, वो वहाँ पर लोग बोलेंगे, अंग्रेज़ी उनको नहीं आती। दूसरी चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि तमाम सारे आतंकवादी संगठन, जैसे आईसिस या आईएसआईएस है, जिसे आईसिल भी कभी कभी कहते हैं, आईसिस खुरासान उसका एक विंग है, बहुत सा अलकायदा है, बहुत सारे आतंकवादी संगठन सऊदी अरेबिया से पनपे। और जब प्रेसिडेंट बुश ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक के बाद वार ऑन टेरर ऑपरेशन शुरू किया तो बहुत सारे आतंकवादी संगठन खत्म हो गए। उन्हीं में से कुछ नेता बचे जिन्होंने दूसरे आतंकवादी संगठन बनाए। ये आतंकवादी संगठन ज़्यादातर पूर्वी अफ्रीका के देशों में, यमन में, जॉर्डन में, सऊदी अरेबिया में, सीरिया में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, यहाँ ज़्यादातर फले फूले बढ़े। तो इन्हीं में से किसी ने, या जहाँ तक मेरा अंदेशा है, रिपब्लिक ऑफ इंगुशेशिया और तजाकिस्तान से आतंकवादी संगठन गए। और जैसा रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का कहना है कि, या प्रेसिडेंट पुतिन का कहना है कि हो सकता है ये CIA ने इनको ट्रेन किया हो, ये देखकर कि जो पिछले 2 सालों से रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं, आर्म्स और आर्सेनल से सपोर्ट कर रही हैं, मॉरल सपोर्ट है। तो ऐसे में ये एक बहुत थिन पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि कहीं पर वेस्टर्न इंटेलिजेंस के लोग पेनिट्रेट किए हों और उन्होंने रिपब्लिक ऑफ इंगुशेशिया या तजाकिस्तान में उन आतंकवादियों को ट्रेन किया हो, सपोर्ट किया हो, यूक्रेन से कुछ सपोर्ट मिला हो। लेकिन एक बात तो तय है, ये कोई भी रहे हों, ये मॉस्को में काफ़ी दिनों से रह रहे थे और अचानक जब इन्हें ऑर्डर्स मिले, इन्होंने रेकी भी कर रखी थी, कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। और ये ज़्यादातर आम जनता की तरह ऐसे कंसर्ट हॉल में, सिनेमा हॉल में, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट में, बिल्कुल आम हमारी आपकी तरह ये घुसते हैं। आपके बगल से अगर ये निकल जाएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये कौन गया आपके बगल से। आप कहीं से भी ये शक नहीं करेंगे कि ये आतंकवादी हैं या इनकी मंशा क्या है। इस तरह से इनको ट्रेनिंग दी जाती है आम लोगों की तरह, जिससे आसान हो जाए चीज़ें। तो और इस हमले के बाद वो यूक्रेन भागने की फिराक में थे, जिसे FSB ने और रशियन आर्मी ने पकड़ लिया। 8 पकड़े गए हैं। और देखिए, ये इंडियन इंटेलिजेंस FSB नहीं है कि कोई बहुत दया दिखाए। एक आतंकवादी को पकड़ के उसका हाथ पीछे बांधकर कान और नाक उसकी काट दी और उसके मुंह में ही ठूंस दी। तो इस तरह अब जब वो पकड़े गए हैं तो FSB बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करती है। उनके पास तमाम तरीके होते हैं बातें निकलवाने के। वो इंडियन इंटेलिजेंस की तरह पोलाइट और विनम्र नहीं होती। तो ये तो मेरा कहना है। एक बात और कि चाइना जो कह रहा है, चाइना ये कह रहा है कि भारत अमेरिका के बहकावे में आकर
चाइना से बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट करना चाहता है, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि जंगनन, ये नाम अरुणाचल प्रदेश को चाइना ने दिया है, और 30 जगहों के नाम उसने चाइनीज में बदले हैं। चाइना की एक स्ट्रेटजी ये है, और 3 बार मैं चाइना गया हूं, चेंगडू, कि वो अपना एक क्रिश्चियन नाम भी रखते हैं, और वही नाम वो बाहरी दुनिया को बताते हैं। हर एक आदमी एक क्रिश्चियन नाम रखेगा जो आसान हो पढ़ने में, और जो उनका असली नाम होता है, जो उनके पासपोर्ट में, डोमेस्टिक डॉक्यूमेंट्स में आता है, वो दूसरा होता है। तो ये कई सारे पर्पज सॉल्व करता है उनके। तो चाइना का ये कहना है कि अरुणाचल प्रदेश या जंगनन, जिसको वो कहता है, वो उसका हिस्सा है। भारतीय विदेश मंत्री का कहना ये है कि अगर नाम कोई बदल दे तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। चाइना से मेरा जो अपना एज अ फॉरेन करेस्पॉन्डेंट जर्नलिस्ट जो सवाल है वो ये कि जो तिब्बत का एक्सेशन उसने किया था, उस पर उसको दुनिया को जवाब देना चाहिए। दलाई लामा को एग्जाइल का जीवन जीना पड़ रहा है भारत में, उस पर उसको जवाब देना चाहिए। और जो एलीज्ड तथाकथित रूप से दलाई लामा को चाइनीज सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने कई बार पॉइजनिंग करने की कोशिश की, उस पर जवाब देना चाहिए। और 1995 में जिस बच्चे को, 5 साल के बच्चे को पंचेन लामा चुना गया था, जब तमाम सारे प्रतीक चिन्ह उसके फेवर में मिले थे, तो जिस 5 साल के बच्चे को उसने अगवा कर लिया था, उसको कहाँ रखा है और क्या कंडीशन है उनकी अब। 1995 में 5 साल उम्र थी, तो आज जो भी उम्र हो उनकी 40-45 साल, 40 साल, तो इस समय वो कहाँ पे हैं और क्या कंडीशन है, और पंचेन लामा का वो किस तरह के पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक गेन करने के लिए वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। कई बार ये होता रहा है कि लामाज की टाइटल चाइना सेलेक्ट करता है और चाइना को फेवर करने वाले लोग लामा बनते हैं। कई दफ़े भारत जिनको सपोर्ट करता है वो लामा बनते हैं। पंचेन लामा को अमिताभा या अमिताभ का अवतार माना जाता है, जो बुद्ध के डिसाइपल थे, इसलिए वो पूजनीय माने जाते हैं और बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। तो वो कहाँ पे हैं? अक्साई चिन पर भी चीन को जवाब देना चाहिए। जवाब कई सारे मुद्दों पर देना है। जो उइगुर मुसलमानों का टॉर्चर और जीनोसाइड होता है, और वो भाग भाग के 13-14 ऐसे जो इंडिया में भाग के आए थे चाइना बॉर्डर से, और जिनको डिटेन किया था इंडिया गवर्नमेंट ने, और जो कई बार कॉन्फ्रेंसेस में आकर यहाँ पर अपनी आप बीती बताते हैं, उस पर चाइना को जवाब देना चाहिए। ये सवाल चीन से आज से नहीं, दशकों से पूछे जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो कई बार ये बात कह चुके हैं, और विदेश मंत्रालय भारत का कई बार कह चुका है कि जो कच्चातीवू द्वीप आइलैंड इंदिरा गांधी की सरकार ने 1971 में श्रीलंका को दे दिया था, उस पर कांग्रेस को खुल के बोलना चाहिए। तो जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त की कंडीशन समझनी चाहिए कि द्वीप देने के बदले, आइलैंड देने के बदले 5 लाख तमिल शरणार्थियों को श्रीलंका ने छोड़ा था और वो भारत आए थे। ये कंडीशन थी।
कुछ भी हो, वो आइलैंड अब श्रीलंका के पास है। उस पर प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये सवाल खड़े करते रहते हैं, कांग्रेस से पूछते रहते हैं। इसके अलावा एक घटना डोमेस्टिक फ्रंट से ले लेते हैं। डोमेस्टिक फ्रंट पे यहाँ पर न्यायिक हिरासत में कई सारे माफिया डॉन मारे गए हैं या मर गए हैं, जिसपे सैयद शहाबुद्दीन, अतीक अहमद और हाल ही में डॉन मुख्तार अंसारी। इस पर मीडिया सवाल खड़े करते रहती है, लेकिन एक तरह से जो पूर्वांचल है वहां पर इनके रिकॉर्ड्स काफी खराब थे। बस इतना ही कहना है मुझे, बाकी आप खुद समझदार हैं, सब चीजें आपके सामने हैं। मीडिया पर एक आखिरी खबर, डैनियल कहनमैन, ये 2002 में इनको नोबेल प्राइज मिला बिहेवियरल साइंस में काम करने के लिए। ये अप्लाइड साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के काफ़ी समृद्ध हस्ताक्षर माने जाते थे, और जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज ब्रेन कैसे डिसाइड करता है, इस पर इनका जो काम था उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ये एक संयोग है, उपलब्धि है कि डैनियल कहनमैन के साथ ही मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में शामिल हूँ, जिस पे 4-5 लोग और हैं, जिसमें अफ्रीका के लिटरेरी फिगर विल सोइनका, रॉबर्ट मस्किन और ऐसे कई सारे लोग हैं। तो ये बहुत ही दुखद खबर थी डैनियल कहनमैन की निधन की। करीब 92 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हुआ, और मस्तिष्क किस तरह कोई डिसीजन लेने के बिंदु पर पहुंचता है और जजमेंट और डिसीजन कैसे लेता है, इस पर इनका जो है बहुत बड़ा रिसर्च या शोध है। तो आज के ग्लोबल टीवी के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलें, किसी और मुद्दों पर चर्चा करें। तब तक दीजिए विदा। नमस्कार, धन्यवाद।